अध्याय 13 क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रथम चरण 1907-17। जब हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि व्यापक रूप से यह अहिंसक था, परंतु उसके साथ क्रांतिकारी आंदोलन, चाहे वह बहुत बड़ा न हो, का एक पहलू भी शामिल था, जिसे 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में देखा गया। क्रांतिकारियों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए कांग्रेस द्वारा अपनाए गए अहिंसक मार्ग पर प्रश्न खड़े किए गए। उनका मानना था कि केवल हिंसक तरीकों द्वारा ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकाला जा सकता है। उग्र राष्ट्रवाद के विकास के आनुषंगिक परिणाम के रूप में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत हुई। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन के मंद पड़ने के पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रथम चरण, जो 1917 तक जारी रहा, का तेजी से विकास हुआ। क्रांतिकारी गतिविधियों के दूसरे चरण का प्रारंभ असहयोग आंदोलन की असफलता के परिणामस्वरूप हुआ। क्रांतिकारी गतिविधियों की लहरदारवादियों के नेतृत्व में आंदोलन की असफलता के पश्चात युवा राष्ट्रवादियों का मोह भंग हो गया। वे युवा जिन्होंने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, हताश हो गए तथा अपनी राष्ट्रवादी ऊर्जा की अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त मंच की तलाश करने लगे। उग्रवादियों के उग्र तेवर भी क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में सहायक रहे। इनके कार्यकलापों से ऐसे युवा राष्ट्रवादियों को प्रोत्साहन मिला। उग्र राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता, हालांकि उन्होंने बड़ी संख्या में युवाओं से बलिदान का आह्वान किया तथा उन्हें त्याग करने की प्रेरणा दी। इन क्रांतिकारियों की ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए एक प्रभावी संगठन बनाने या राजनीतिक कार्य के लिए नए तरीकों की खोज में असफल रहे। अंततः युवाओं ने स्वतंत्रता प्राप्ति के सभी तत्कालीन साधनों को अनुपयुक्त पाया तथा निष्कर्ष निकाला कि यदि उपनिवेशी शासन को समाप्त करना है तो हिंसक तरीके अपनाना आवश्यक है। उन्होंने यूरोपीय प्रशासकों की हत्या करके उनका मनोबल कम करने, प्रशासन को ठप करने तथा स्वतंत्रता के भारतीय तथा अंग्रेज विरोधियों को समूल नष्ट करने का प्रयत्न किया। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उन्होंने हत्या, डकैती, लूट इत्यादि सभी हिंसक गतिविधियों को वैध माना। क्रांतिकारी कार्यक्रम क्रांतिकारियों ने निर्णय लिया कि अंग्रेजी शासन को समाप्त करने के लिए सभी भारतीयों को हिंसक गतिविधियों में सहयोग करना चाहिए। इसके लिए एक राष्ट्रव्यापी हिंसक आंदोलन चलाया जाए तथा साम्राज्यवादियों एवं उनके समर्थकों का दमन किया जाए। क्रांतिकारियों ने रूसी निहिलिस्टों, शून्यवादियों एवं आयरलैंड के क्रांतिकारियों से प्रेरणा ली। क्रांतिकारियों के कार्यक्रमों में व्यक्तिगत तौर पर हिंसक कार्य करना, ब्रिटिश अधिकारियों, उनके समर्थकों एवं सहयोगियों की हत्या करना, डकैती डालकर क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए धन एकत्र करना तथा सरकार विरोधी लोगों के सहयोग से सैन्य कार्यवाही करने जैसी गतिविधियां सम्मिलित थीं। क्रांतिकारी चाहते थे कि हिंसात्मक कार्यों द्वारा शासकों को आतंकित किया जाए तथा भारतीयों के इस भय को दूर किया जाए कि अंग्रेज शक्तिशाली एवं अजेय हैं। उन्होंने राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार कर भारतीयों से उनके कार्यों में सहयोग देने की अपील की तथा युवाओं से इस कार्य के लिए आगे आने का आह्वान किया। क्योंकि बड़ी संख्या में अंग्रेजों ने तरुणों का दमन किया था, अतिवादी भी अपने कार्यों से क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने में सफल नहीं हुए, अपितु उन्होंने इसके उदय में अप्रत्यक्ष रूप से उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। क्रांतिकारी वह प्रेरणा जिसे उग्रवादियों ने लोकप्रिय बनाया था तथा धीमे प्रभाव की नीति जिसे उदारवादी दल ने अपनाया था, दोनों में विश्वास नहीं रखते थे। क्रांतिकारियों का मानना था कि साम्राज्यवादी शासन भारत की धार्मिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता, संस्कृति, सभ्यता एवं नैतिक मूल्यों इत्यादि सभी को विनष्ट कर देगा। इन क्रांतिकारियों का एकमात्र उद्देश्य मातृभूमि को विदेशी दासता से मुक्त कराना था।
क्रांतिकारी गतिविधियों का अवलोकन प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात। भारत एवं विदेशों में क्रांतिकारियों द्वारा किए गए विभिन्न कार्यों को निम्न परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन का सूत्रपात भद्रलोक समाज से हुआ। 1870 तक कलकत्ता में छात्रों द्वारा अनेक गुप्त समितियों का गठन किया जा चुका था, किंतु ये समितियां ज्यादा सक्रिय नहीं हो सकीं। बंगाल में क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन अनुशीलन समिति था, जिसका गठन 1902 में किया गया था। मिदनापुर में ज्ञानेंद्रनाथ बसु ने इसकी स्थापना की, जबकि कलकत्ता में इसका गठन पी. मित्रा ने किया। कलकत्ता की अनुशीलन समिति के सदस्य जतीन्द्रनाथ बैनर्जी एवं बारींद्र कुमार घोष जैसे प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, किंतु अनुशीलन समिति की गतिविधियां अपने अनुयायियों को शारीरिक एवं नैतिक प्रशिक्षण देने तक ही सीमित रहीं तथा 1908 तक आते आते ये लगभग निष्क्रिय हो गई। अप्रैल 1906 में अनुशीलन समिति के 2 सदस्यों बारींद्र कुमार घोष और भूपेंद्रनाथ दत्ता ने युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसी समय अनुशीलन समिति के सदस्यों ने कुछ क्रांतिकारी गतिविधियां भी संपन्न कीं। 1905-06 तक युगांतर के अतिरिक्त कई अन्य पत्र पत्रिकाओं ने भी क्रांतिकारी विचारों के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिनमें संध्या का नाम प्रमुख है। किंतु बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा के प्रचार प्रसार में सबसे प्रमुख कार्य युगांतर ने ही किया। उदाहरणार्थ, बरिशाल सम्मेलन के प्रतिनिधियों पर पुलिस द्वारा किए गए अत्याचारों का विरोध करते हुए युगांतर ने लिखा कि समस्या का समाधान लोगों द्वारा ही किया जा सकता है। भारत में निवास करने वाले 30 करोड़ लोगों के उपनिवेशी दमन एवं शोषण को रोकने हेतु 60 करोड़ हाथों का उपयोग करना चाहिए। ताकत को ताकत द्वारा ही रोका जा सकता है। युगांतर के कुछ प्रमुख लेखकों का संग्रह मुक्ति कौन पान थे, मुक्ति किस मार्ग से नामक पुस्तक में प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में भारतीय सैनिकों से भारतीय क्रांतिकारियों को हथियार देने का आग्रह किया गया। रासबिहारी बोस एवं सचिन सान्याल ने दूर दराज के क्षेत्रों यथा पंजाब, दिल्ली एवं संयुक्त प्रांत में क्रांतिकारी गतिविधियों के विकास हेतु अनेक गुप्त समितियों का गठन किया, जबकि हेमचंद्र कानूंगो ने राजनीतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु विदेशों की यात्रा की। 1907 में युगांतर समूह के सदस्यों ने पूर्वी बंगाल के भूतपूर्व अलोकप्रिय लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर, जो 16 अक्टूबर 1905 द 20 अगस्त 1906 तक पूर्वी बंगाल और असम के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, की हत्या का असफल प्रयास किया। दिसंबर 1907 में रेल की पटरी उड़ाने का प्रयास किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रयू फ्रेजर यात्रा कर रहे थे। 1908 में मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या करने के उद्देश्य से खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने उनकी गाड़ी पर बम फेंका। मुख्य प्रेसिडेंसी दंडानायक के रूप में किंग्सफोर्ड ने युवकों को छोटे छोटे अपराधों के लिए बड़ी बड़ी सजाएं दी थीं, लेकिन इस घटना में गलती से किंग्सफोर्ड की बजाय 2 यूरोपीय महिलाएं मारी गईं। इसके पश्चात प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस पकड़े गए। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली तथा खुदीराम बोस पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी दे दी गई। सरकार ने मानिकटोला उद्यान एवं कलकत्ता में अवैध हथियारों की तलाशी के लिए अनेक स्थानों पर छापे मारे तथा 34 व्यक्तियों को बंदी बनाया गया। इनमें 2 घोष बंधु अरबिंदो तथा बारींद्र कुमार घोष भी शामिल थे। इन पर अलीपुर षड्यंत्र कांड का अभियोग चलाया गया। मुकदमे के दिनों में पुलिस डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट, सरकारी प्रोसिक्यूटर तथा सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई की हत्या कर दी गई। नरेंद्र गोसाई की हत्या जेल में की गई। 1908 में पुलिस डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट को कलकत्ता हाई कोर्ट में गोली मार दी गई।
1909 में कलकत्ता में सरकारी प्रोसिक्यूटर की हत्या कर दी गई। पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों ने 12 में डकैती डाली। तत्कालीन अनेक समाचार पत्रों एवं पत्रिकाओं में क्रांतिकारियों की इन गतिविधियों की मुक्त कंठ से प्रशंसा की गई। बंगाल में संध्या एवं युगांतर तथा महाराष्ट्र में काल में क्रांतिकारियों के कार्यों को सही बताते हुए उनके समर्थन में अनेक लेख लिखे गए। अंत में कहा जा सकता है कि क्रांतिकारी गतिविधियां स्वदेशी आंदोलन की असफलता के पश्चात उदय हुई तथा इन्होंने तत्कालीन युवा पीढ़ी में राष्ट्रवाद की एक नई भावना का संचार किया, किंतु धर्म पर अत्यधिक बल देने के कारण इन्हें मुसलमानों का समर्थन नहीं मिला तथा मुस्लिम युवाओं ने इनमें भाग नहीं लिया। क्रांतिकारी गतिविधियों का सामाजिक आधार भी ज्यादा व्यापक नहीं था तथा बंगाल में उच्च वर्ग ने ही इन्हें सबसे ज्यादा समर्थन एवं सहयोग प्रदान किया। संकुचित सामाजिक आधार एवं व्यापक जन सहयोग के अभाव में ये सरकारी दमन को बर्दाश्त नहीं कर सकीं तथा धीरे धीरे इनका अस्तित्व समाप्त हो गया। महाराष्ट्र 1918 की विद्रोह समिति की रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रारंभ सर्वप्रथम महाराष्ट्र में ही हुआ। वहां क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ वासुदेव बलवंत फड़के के रामोसी कृषक दल ने 1879 में किया। इस दल ने सशस्त्र विद्रोह के जरिए देश से अंग्रेजों को खदेड़ने की योजना बनाई। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए इसके सदस्यों ने संचार लाइनों को नष्ट कर सरकारी संचार सेवा को ठप करने का प्रयास किया। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु धन एकत्र करने के लिए अनेक स्थानों पर डकैतियां डालीं, किंतु 1890 में इसके पूर्ण विकास से पहले ही सरकार ने बर्बरतापूर्वक इसका दमन कर दिया। बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य के प्रति प्यार और अंग्रेज विरोधी भावनाओं को जगाने के लिए गणपति त्योहार और शिवाजी त्योहार मनाया तथा अपने समाचार पत्रों महाराष्ट्र एवं केसरी में अनेक लेख लिखे। तिलक के 2 शिष्यों दामोदर चापेकर एवं बालकृष्ण चापेकर ने 1897 में पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयस्ट की हत्या कर दी। बाद में चापेकर बंधु पकड़े गए तथा उन्हें फांसी की सजा दी गई। विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके भाई गणेश दामोदर सावरकर ने 1899 में एक गुप्त सभा मित्र मेला का गठन किया, मैजिनी की यंग इटली की तर्ज पर, जिससे 1904 में अभिनव भारत की स्थापना हुई। शीघ्र ही बॉम्बे, पूना एवं नासिक बम बनाने वाले केंद्रों के रूप में उभरे। 1909 में नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कान्हेरे ने हत्या कर दी। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में अनेक तत्वों ने सम्मिलित भूमिका निभाई। इनमें लगातार 2 अकालों के बावजूद भू राजस्व एवं सिंचाई करों में अत्यधिक वृद्धि, जमींदारों द्वारा आरोपित बेगार प्रथा एवं बंगाल की घटनाएं प्रमुख हैं। इसके साथ ही लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने भी पंजाब में क्रांतिकारी आतंकवाद के उदय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। लाला लाजपत राय ने अपने समाचार पत्र पंजाबी के माध्यम से पंजाब के लोगों को किसी भी स्थिति में स्वयं के प्रयासों द्वारा उत्पीड़न का विरोध करने हेतु प्रोत्साहित किया, जबकि अजीत सिंह ने लाहौर में अंजुमन ए मोहिब्बान ए वतन नामक क्रांतिकारी समिति का गठन किया तथा भारत माता नामक पत्र का प्रकाशन किया। अजीत सिंह ने भारत माता में अनेक क्रांतिकारी लेख लिखे तथा लोगों से दमन एवं उत्पीड़न का विरोध करने हेतु आगे आने का आह्वान किया। प्रारंभ में अजीत सिंह एवं उनके समर्थकों ने चिनाब तथा बारी दोआब नहरी क्षेत्रों के किसानों पर लगाए गए भारी भू राजस्व को वापस लेने हेतु अभियान चलाया, किंतु बाद में उनका रुझान क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर हो गया। लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह के अतिरिक्त आगा हैदर, सैयद हैदर रजा
भाई परमानंद एवं प्रसिद्ध उर्दू कवि लालचंद फलक ने भी पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय एवं प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रारंभ होते ही सरकार ने इसके दमन के प्रयास शुरू कर दिए तथा मई 1907 में एक कानून बनाकर राजनीतिक सभाओं एवं समितियों पर प्रतिबंध लगा दिया। लाला लाजपत राय को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया गया तथा अजीत सिंह देश से निर्वासित कर दिए गए। अजीत सिंह निर्वासन के पश्चात फ्रांस चले गए, लेकिन इसके पश्चात भी उन्होंने अपने सहयोगियों यथा सूफी अंबा प्रसाद, भाई परमानंद एवं लाला हरदयाल इत्यादि के सहयोग से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। दिल्ली में क्रांतिकारी गतिविधियों को स्पष्ट अभिव्यक्ति तब हुई जब क्रांतिकारियों ने 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉडिंग के काफिले पर बम फेंका। इस बम हमले में हॉडिंग के कई सेवक मारे गए तथा वे बुरी तरह घायल हो गए। इस घटना में रासबिहारी बोस तथा सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका थी। घटना के पश्चात पुलिस ने 13 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया, जिनमें मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी, दीनानाथ, सुल्तान चंद, हनुमंत सहाय, बसंत कुमार, बाल मुकुंद एवं बलराज इत्यादि शामिल थे। इन सभी पर दिल्ली षड्यंत्र केस के नाम से मुकदमा चलाया गया। इनमें से कुछ को फांसी दी गई तथा शेष को देश से निर्वासित कर दिया गया। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारियों ने भारत के अलावा विदेशों में भी कई स्थानों पर क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। इनमें से कुछ स्थान देश निम्नानुसार हैं। इंग्लैंड, लंदन में क्रांतिकारी गतिविधियों का नेतृत्व मुख्यतया श्यामजी कृष्णवर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदनलाल धींगरा एवं लाला हरदयाल ने किया। श्यामजी कृष्णवर्मा ने 1905 में यहाँ भारत स्वशासन समिति की स्थापना की, जिसे इंडिया हाउस के नाम से जाना जाता था। इस संस्था का उद्देश्य अंग्रेज सरकार को आतंकित कर स्वराज्य प्राप्त करना था। यहाँ से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। लंदन से सरकारी दमन के कारण श्यामजी पेरिस तथा अंततः जिनेवा चले गए। श्यामजी कृष्णवर्मा के पश्चात इंडिया हाउस का कार्यभार विनायक दामोदर सावरकर ने संभाला। यही सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। उन्होंने मैजिनी की आत्मकथा का मराठी में अनुवाद भी किया। 1909 में मदनलाल धींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या कर दी। धींगरा को भी गिरफ्तार कर फांसी पर चढ़ा दिया गया। 13 मार्च 1910 को नासिक षड्यंत्र केस में सावरकर को भी गिरफ्तार कर लिया गया तथा उन्हें काले पानी की सजा दी गई। फ्रांस, यहाँ श्री एस.आर. राणा एवं श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियों को जारी रखा। 1906 में श्यामजी कृष्णवर्मा भी लंदन से यहाँ पहुँच गए, जिससे इनकी गतिविधियां और तेज हो गईं। इन्होंने वहां वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का प्रयास भी किया। यहाँ एस.आर. राणा ने भारतीय छात्रों हेतु छात्रवृत्तियां प्रारंभ कीं, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के समय फ्रांस एवं इंग्लैंड में मित्रता हो जाने के कारण क्रांतिकारियों की गतिविधियां धीमी पड़ गईं। अमेरिका तथा कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा में क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व लाला हरदयाल ने किया। 1 नवंबर 1913 को लाला हरदयाल ने सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना की। विश्व के अनेक भागों में इसकी शाखाएं खोली गईं। गदर पार्टी ने 1857 के विद्रोह की स्मृति में गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। जर्मनी। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर इंग्लैंड तथा जर्मनी के संबंध तनावपूर्ण हो गए।
फलतः क्रांतिकारियों ने जर्मनी को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। लाला हरदयाल तथा उनके साथी अमेरिका से जर्मनी आ गए। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन को अपनी गतिविधियों का केंद्र बना लिया। गदर आंदोलन। गदर आंदोलन गदर पार्टी द्वारा चलाया गया, जिसमें रामचंद्र, बरकतुल्लाह तथा कुछ अन्य क्रांतिकारियों ने भी सहयोग किया था। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं में मुख्यतया पंजाब के किसान एवं भूतपूर्व सैनिक थे, जो रोजगार की तलाश में कनाडा एवं अमेरिका के विभिन्न भागों में बसे हुए थे। अमेरिका एवं कनाडा के विभिन्न शहरों के अतिरिक्त पश्चिमी तट में भी उनकी संख्या काफी अधिक थी। गदर पार्टी की स्थापना के पूर्व ही यहाँ ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी थीं। इसमें रामदासपुरी, जी.डी. कुमार, तारकनाथ दास एवं सोहन सिंह भखना की मुख्य भूमिका थी। 1911 में लाला हरदयाल के पहुंचने पर इनमें और तेजी आ गई। इन सभी के प्रयत्नों से 1913 में गदर पार्टी की स्थापना की गई। इससे पूर्व क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन हेतु वैंकूवर, कनाडा में स्वदेशी सेवक गृह एवं सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की जा चुकी थी। इन दोनों संस्थाओं का उद्देश्य भी क्रांतिकारी गतिविधियों की सहायता से भारत को विदेशी दासता से मुक्त करना था। विदेशों से ब्रिटेन विरोधी क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन में गदर पार्टी की मुख्य भूमिका थी। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, क्रांतिकारी और साम्राज्यवाद विरोधी साहित्य का प्रकाशन, विदेशों में नियुक्त भारतीय सैनिकों के मध्य कार्य करना एवं उनमें ब्रिटेन विरोधी भावनाएं जगाना, हथियार प्राप्त करना, भारतीय क्रांतिकारियों के मध्य उन्हें वितरित करना तथा एक एक करके सभी ब्रिटिश उपनिवेशों में विद्रोह प्रारंभ करना था। गदर पार्टी की गतिविधियों में लाला हरदयाल की भूमिका सबसे प्रमुख थी। इसके अतिरिक्त रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्लाह तथा भाई परमानंद भी गदर पार्टी के प्रमुख क्रांतिकारियों का उद्देश्य आतंकवाद नहीं अपितु क्रांति है, और क्रांति का उद्देश्य भारत में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना है। सुभाष चंद्र बोस। आप लोगों ने देखा नहीं कि इन आतंकवादियों ने अपना इतिहास अपने खून से लिखा है। महात्मा गांधी एक समृद्ध या संभ्रांत की भांति नहीं अपितु एक निर्धन की भांति में कुछ दे तो नहीं सकता, किंतु मेरा रक्त माँ की मुक्तिदायिनी वेदिका पर अवश्य चढ़ाया जा सकता है, हो सकता है मैं पुनः जन्म लूं और भारत माँ को मुक्ति दिलाने के पवित्र उद्देश्य के लिए पुनः शहीद हो जाऊं। जब तक मेरा लक्ष्य पूरा नहीं होगा और जब तक भारत माँ परतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्रता का मुकुट शिरोधार्य नहीं करेगी, मैं ऐसा ही करता रहूंगा। मदनलाल भीमरायेश्वर ने विदेशियों को हिंदुस्तान का राज्य कोई तांबे की प्लेट में रखकर नहीं दिया है। कुएं के मेढक की तरह कुएं में रहकर टरने से कोई लाभ नहीं होगा। संकीर्णता एवं दासता के बोझ को झटककर बाहर निकलो। श्रीमद्भगवद्गीता से कर्म की शिक्षा ग्रहण करो और महान व्यक्तियों की तरह कार्य करने की सोचो। बाल गंगाधर तिलक, केसरी में, द 15th of June 1897। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए निहत्थे लोगों द्वारा की जाने वाली हिंसा उन्माद है। मेरी राय में हिंसक तरीकों की बात करना भी एक आपराधिक मूर्खता है। भारत की वर्तमान परिस्थितियों में हिंसा पर भरोसा करना या उसके बारे में सोचना भी किसी पागलपन से कम नहीं होगा। लाला लाजपत राय सदस्यों में से थे। इन सभी ने भारत में स्वतंत्रता की स्थापना को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित किया। 1913 में गदर पार्टी की स्थापना के पश्चात जैसे ही इसकी गतिविधियां प्रारंभ हुईं, दो अन्य घटनाओं ने इसमें उत्प्रेरक की भूमिका निभाई। ये घटनाएं थीं कामागाटा मारू प्रकरण एवं प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ होना। कामागाटा मारू प्रकरण
इस घटना का राष्ट्रीय आंदोलन की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि इस कांड ने पंजाब में विस्फोटक स्थिति उत्पन्न कर दी थी। मारू को भाड़े पर लेकर 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयत्न किया। इसका उद्देश्य था कि ये लोग वहां जाकर स्वतंत्र व सुखमय जीवन व्यतीत करें तथा बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें। किंतु कनाडा सरकार ने इन यात्रियों को बंदरगाह पर उतरने की अनुमति नहीं दी और मजबूरन ये जहाज 27 सितंबर 1914 को पुनः कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। इस जहाज के यात्रियों का विश्वास था कि ब्रिटिश सरकार के दबाव के कारण ही कनाडा की सरकार ने उन्हें वापस लौटाया है। कलकत्ता पहुंचते ही बाबा गुरदित सिंह को गिरफ्तार करने का प्रयास किया गया, किंतु वे बच निकले। शेष यात्रियों को जबरन पंजाब जाने वाली ट्रेन में बैठाने का प्रयास किया गया, किंतु यात्रियों ने ट्रेन में बैठने से इनकार कर दिया। फलतः पुलिस एवं यात्रियों के बीच हुई मुठभेड़ में 22 लोग मारे गए। शेष यात्रियों को विशेष रेलगाड़ी द्वारा पंजाब पहुंचा दिया गया। बाद में इनमें से अधिकांश ने अनेक स्थानों पर डाके डाले। कामागाटा मारू घटना एवं प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने से गदर पार्टी के नेता अत्यधिक उत्तेजित हो गए तथा उन्होंने भारत में शासन कर रहे अंग्रेजों पर हिंसक आक्रमण करने की योजना बनाई। उन्होंने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों से भारत जाकर ब्रिटिश सरकार से लोहा लेने का आह्वान किया। इन क्रांतिकारियों ने धन एकत्रित करने हेतु अनेक स्थानों पर राजनैतिक डकैतियां डालीं। जनवरी-फरवरी 1915 में पंजाब में हुई राजनैतिक डकैतियों के महत्वपूर्ण प्रभाव पड़े। इन डकैतियों की वास्तविक मंशा कुछ भिन्न नजर आई। 5 में से 3 घटनाओं में छापामारों ने अपना प्रमुख निशाना जमींदारों को बनाया तथा उनके ऋण संबंधी कागजातों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार इन घटनाओं ने पंजाब में स्थिति अत्यंत विस्फोटक एवं तनावपूर्ण बना दी। 21 फरवरी 1915 को गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर एवं रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई। विदेशों में रहने वाले हजारों भारतीय भारत जाने के लिए इकट्ठे हुए। विभिन्न स्रोतों से धन इकट्ठा किया गया। भारतीय सैनिकों की कई रेजिमेंटों को विद्रोह करने के लिए तैयार भी कर लिया गया, किंतु दुर्भाग्यवश ब्रिटिश अधिकारियों को इस विद्रोह की जानकारी मिल गई तथा सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत तुरंत कार्रवाई की। संदिग्ध सैनिक रेजिमेंटों को भंग कर दिया गया। विद्रोही नेताओं को गिरफ्तार कर देश से निर्वासित कर दिया गया। विद्रोहियों में से 45 पर मुकदमा चलाकर उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। रासबिहारी बोस जापान भाग गए, जहां से अवनी मुखर्जी के साथ वे क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते रहे तथा कई बार उन्होंने भारत में हथियार भेजने का प्रयास किया और सचिन सान्याल को देश से निर्वासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान हो रही क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए उसी प्रकार के दमन का सहारा लिया, जैसा कि उसने 1857 डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खान खोजे 1886 to 1967, कृषि विज्ञानी एवं राजनीतिक क्रांतिकारी का जन्म महाराष्ट्र के वर्धा जिले में हुआ था। अपने विद्यार्थी जीवन में वे फ्रांसीसी क्रांति और अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के प्रबल प्रशंसक थे और बाल गंगाधर तिलक के राष्ट्रवादी और स्वामी दयानंद सरस्वती के सुधारवादी कार्यों से अत्यंत प्रभावित थे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने छात्रावस्था में ही राष्ट्रवादी गतिविधियों में भाग लेना शुरू कर दिया। 1900 के प्रथम दशक के आरंभ में उनकी मुलाकात तिलक से हुई और उनकी सलाह पर खान खोजे पहले जापान और तत्पश्चात संयुक्त राज्य अमेरिका गए।
जहां अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने के उद्देश्य से माउंट टमालपाइस सैन्य अकादमी में भर्ती हो गए और वहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर पोर्टलैंड, ओरेगन चले गए। 1907 में पोर्टलैंड में ही उनके द्वारा पंडित काशीराम और तारकनाथ दास जैसे भारतीय राष्ट्रवादियों के साथ मिलकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई। अमेरिका में रहने के दौरान ब्रिटिश कोलंबिया में असंतुष्ट सिख किसानों पर शोध करते हुए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कार्यरत भारतीय प्राध्यापक लाला हरदयाल से उनकी मुलाकात हुई, जो उस समय अंग्रेजों से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए एक प्रचार अभियान चला रहे थे, जिसके तहत उनके द्वारा एक समाचार पत्र प्रकाशित किया जाता था, जिसमें भारत की स्थानीय भाषाओं में देशभक्ति गीत और लेख होते थे। खानखोजे भी इस प्रचार अभियान का हिस्सा बन गए। 1913 में जब लाला हरदयाल और अन्य भारतीय प्रवासी क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी की स्थापना की गई, तब डॉक्टर पांडुरंग सदाशिव खानखोजे भी उसके संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने स्वयं को गदर पार्टी के प्रति समर्पित कर दिया। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के पश्चात खानखोजे ने अमेरिका में नियोजित भारतीय सैनिकों के बीच रहकर गुप्त रूप से गदर पार्टी के लक्ष्यों का प्रचार किया। इस बीच अमेरिका में बसे भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा अन्य अंतर्राष्ट्रीय क्रांतिकारी संगठनों, विशेषकर जर्मन और तुर्कों के साथ सहयोग करने के कारण खानखोजे सहित गदर पार्टी हिंदू जर्मन षड्यंत्र के केंद्र में आ गई। परंतु युद्ध समाप्त होते होते खानखोजे ने स्वतंत्रता आंदोलन की मुख्यधारा में शामिल होने का निर्णय लिया और भीकाजी कामा से निर्देशित होकर जर्मनी पहुंच गए, जहां उनकी भेंट वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, MPT, आचार्य MN राय और अब्दुल रब बरिक जैसे भारतीय साम्यवादियों से हुई और वे बर्लिन समिति, जिसका गठन प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1914 में भारतीय राष्ट्रवादियों द्वारा जर्मनी में किया गया था, के सदस्य बन गए। 1921 में वे लेनिन से मिले। हालांकि युद्ध की समाप्ति के पश्चात ब्रिटिश सरकार द्वारा डॉक्टर खानखोजे को एक खतरनाक व्यक्ति के रूप में घोषित कर उन्हें भारत लौटने से प्रतिबंधित कर दिया गया। खानखोजे को मैक्सिको के चेपिंगो में नेशनल स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर में प्रोफेसर नियुक्त किया गया और वे 1924 में मैक्सिको चले गए। अंततः 1955 में वे भारत लौट आए। भारत में राजनीतिक जीवन के प्रति उन्होंने अनिच्छा प्रकट की और वेदों के अध्ययन तथा भारतीय दर्शन की जानकारी में अपना जीवन व्यतीत कर दिया। 1967 में नागपुर में उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें क्रांतिकारी कार्यों तथा गदर आंदोलन में उनके योगदान के लिए स्मरण किया जाएगा, कि विद्रोह के समय किया था। सरकार पहले ही क्रांतिकारियों एवं राष्ट्रवादियों को कुचलने के लिए अनेक कानून बना चुकी थी। भिन्न भिन्न अधिनियमों को मिलाकर 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया गया, किंतु इस अधिनियम का सबसे मुख्य उद्देश्य गदर आंदोलन को कुचलना था। इस अधिनियम द्वारा सरकार ने व्यापक पैमाने पर गिरफ्तारियां की। विशेष रूप से गठित अदालतों ने सैकड़ों लोगों को फांसी की सजा सुनाई तथा विद्रोही सैनिकों को सैन्य न्यायालयों द्वारा कड़ी सजाएं दी गईं। पंजाब, जो कि गदर आंदोलन का गढ़ समझा जाता था, में अनेक लोगों का दमन किया गया। सरकार ने अपने कुचक्र में बंगाली उग्रवादियों को भी कड़ी सजाएं दीं। गदर आंदोलन का मूल्यांकन। गदर आंदोलन को अपने उद्देश्यों के कार्यान्वयन हेतु हथियार, धन, प्रशिक्षण एवं समयानुकूल योग्य नेतृत्व की आवश्यकता थी, किंतु दुर्भाग्यवश इनमें से सभी आवश्यकताएं पूर्ण न हो सकीं। गदर पार्टी के समर्थकों को आभास नहीं था कि प्रथम विश्व युद्ध इतना शीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होते ही गदर आंदोलनकारियों ने अपनी शक्ति और संगठन का आकलन किए बिना ही ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह प्रारंभ कर दिया।
गदर आंदोलन का अभियान मुख्यतया क्रुद्ध एवं असंतुष्ट अप्रवासी भारतीयों पर निर्भर था, जो श्वेतवर्णीय ब्रिटिश शासन से पीड़ित थे। किंतु आंदोलनकारियों ने भारतीय जनमानस में अपनी पैठ जमाने का कोई विशेष प्रयास नहीं किया। वे भारतीय समुदाय को उचित समय पर संगठित भी नहीं कर सके। आंदोलनकारी विशालकाय ब्रिटिश शासन की वास्तविक शक्ति का आकलन नहीं कर सके, तथा इस मिथ्या अवधारणा को पालते रहे कि भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध पूर्ण माहौल तैयार हो चुका है और इसमें केवल चिंगारी लगाने की आवश्यकता है। आंदोलनकारियों में निरंतरता प्रदान करने वाले तथा विभिन्न पहलुओं में साम्य स्थापित करने वाले नेतृत्व का अभाव रहा। यद्यपि इन्होंने भारतीयों को सशस्त्र राष्ट्रवाद की शिक्षा तो दी, तथापि उसका समयानुकूल प्रयोग नहीं सिखा सके। लाला हरदयाल विभिन्न विचारधाराओं के अच्छे सम्मिश्रक एवं प्रचारक थे, किंतु उनमें कुशल नेतृत्व एवं सांगठनिक सामर्थ्य का अभाव था। उनके असमय अमेरिका छोड़ने से आंदोलन पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ा तथा वह नेतृत्वविहीन हो गया और उसका संगठन भी बिखर गया। यद्यपि गदर आंदोलन अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रहा, किंतु इसकी महत्ता इस बात में है कि इसने क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों को धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा दी। इस दल के समर्थकों में विभिन्न संप्रदायों के अनुयायी थे तथा सभी ने कंधे से कंधा मिलाकर ब्रिटिश साम्राज्य से लोहा लिया। हालांकि उचित आकलन, दूरगामी रणनीति, सुदृढ़ संगठन एवं कुशल नेतृत्व के अभाव के कारण यह विफल हो गया, किंतु कई स्थानों पर इसने अंग्रेजी शासन की चूलें हिला दीं। यूरोप में क्रांतिकारी गतिविधियां, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, भूपेंद्रनाथ दत्त, लाला हरदयाल एवं अन्य लोगों ने 1915 में जर्मन विदेश मंत्रालय के सहयोग से जिम्मरमैन योजना जिमरमैन प्लान के तहत बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। इन क्रांतिकारियों का उद्देश्य विदेशों में रह रहे भारतीयों को ब्रिटिश शासन के विरुद्ध संगठित करना तथा अप्रवासी भारतीयों को भारत जाकर क्रांतिकारी गतिविधियों को संचालित करने हेतु प्रेरित करना, हथियारों की आपूर्ति सुनिश्चित करना तथा किसी भी तरह भारत को उपनिवेशी शासन से मुक्ति दिलाना था। यूरोप स्थित भारतीय क्रांतिकारियों ने विश्व के विभिन्न भागों यथा बगदाद, ईरान, तुर्की एवं काबुल में अनेक क्रांतिकारियों को भारतीय सेनाओं एवं भारतीय युद्धबंदियों के मध्य कार्य करने हेतु भेजा। इनका कार्य भारतीय सैनिकों एवं विश्व के विभिन्न भागों में रह रहे भारतीयों के मन में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत करना था। इसी प्रकार का एक शिष्टमंडल राजा महेंद्र प्रताप सिंह, बरकतुल्लाह एवं ओबैदुल्लाह सिंधी के नेतृत्व में काबुल गया, जहां उसने युवराज अमानुल्लाह के सहयोग से अस्थायी भारतीय शासन की स्थापना करने का प्रयास किया। सिंगापुर में विद्रोह इस दौर में विदेशों में होने वाली क्रांतिकारी घटनाओं में सिंगापुर में हुए विद्रोह का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री तथा 36 सिख बटालियन के सैनिकों ने जमादार चिश्ती खान, जमादार अब्दुल गनी एवं सूबेदार दाऊद खान के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। सरकार ने बड़ी बेरहमी से इस विद्रोह को कुचल दिया। घटना से संबद्ध 37 नेताओं को फांसी तथा 41 को आजीवन कारावास का कठोर दंड दिया गया। क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापनिस काल में भारत में होने वाली विभिन्न क्रांतिकारी गतिविधियों के केंद्र मुख्यतया पंजाब एवं बंगाल रहे। बंगाल में होने वाली विभिन्न घटनाओं में रासबिहारी बोस एवं सचिन सान्याल की मुख्य भूमिका रही। इन दोनों क्रांतिकारियों ने पंजाब लौटे गदर पार्टी के नेताओं के सहयोग से अनेक क्रांतिकारी कार्य किए। अगस्त 1914 में बंगाल के क्रांतिकारियों ने कलकत्ता के रोडर फर्म के कर्मचारियों की सहानुभूति से इसे लूट लिया।
तथा 50 माउजर पिस्तौलें एवं लगभग 46,000 राउंड गोलियां लेकर भाग निकले। बंगाल के एक अन्य प्रमुख क्रांतिकारी नेता जतिन मुखर्जी थे, जिनके नेतृत्व में बंगाल के क्रांतिकारियों ने विभिन्न स्थानों पर रेल की पटरियां उखाड़ने, फोर्ट विलियम किले का घेराव तथा जर्मन हथियारों को वितरित करने जैसी गतिविधियों को अंजाम दिया। किंतु कमजोर संगठन एवं संयोजन के अभाव में क्रांतिकारियों के अधिकांश प्रयास विफल हो गए। सितंबर 1915 में उड़ीसा तट पर स्थित बालासोर नामक स्थान पर बाघा जतिन मुखर्जी पुलिस के साथ लड़ते हुए शहीदों की तरह मारे गए। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इन क्रांतिकारी गतिविधियों में कुछ समय के लिए थोड़ा विराम आया, जब सरकार ने भारत रक्षा अधिनियम 1915 के तहत पकड़े गए राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया। साथ ही मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 लागू करने से शांतिपूर्ण वातावरण बन गया। इसके अतिरिक्त इसी समय भारतीय राजनीति में गांधी जी एक प्रमुख राष्ट्रीय नेता के रूप में आगे आए। उन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए अहिंसा और असहयोग का सिद्धांत अपनाया। इन सभी कारणों से देश में क्रांतिकारी गतिविधियों में धीमापन आ गया। सारांश क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय के कारण उदारवादियों की असफलता के पश्चात युवा राष्ट्रवादियों का मोह भंग होना तथा आंदोलन के नेताओं का युवा शक्ति एवं ऊर्जा के सही प्रयोग में असफल रहना। सरकार की दमनकारी नीतियों के कारण शांतिपूर्ण आंदोलन की संभावना का समाप्त हो जाना और युवा राष्ट्रवादियों में अतिशीघ्र परिणाम प्राप्त करने की अभिलाषा तथा युवा राष्ट्रवादियों का प्रभावी संगठन बनाने में राष्ट्रवादी नेताओं की असफलता। विचारधारा लोकप्रिय सरकारी अधिकारियों की हत्या करना। हिंसात्मक गतिविधियों द्वारा शासकों को आतंकित करना। भारतीयों के मन मस्तिष्क से अंग्रेजों के शक्तिशाली एवं अजेय होने का भय दूर करना। रूसी निहिलिस्टों एवं आयरलैंड के क्रांतिकारियों की तरह व्यक्तिगत रूप से विध्वंसक गतिविधियां संपन्न करना। सरकार विरोधी लोगों के सहयोग से सैन्य षड्यंत्र करना एवं डकैती तथा लूटपाट करके धन एकत्रित करना। क्षेत्रवार क्रांतिकारी गतिविधियां बंगाल 1902, मिदनापुर एवं कलकत्ता में प्रथम क्रांतिकारी संगठनों की स्थापना। अनुशीलन समिति 1906, युगांतर नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन प्रारंभ। 1905-1906 तक क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन एवं प्रचार करने वाले अनेक समाचार पत्रों का प्रकाशन प्रारंभ, जिनमें संध्या सबसे प्रमुख था। 1907 युगांतर समूह के सदस्यों द्वारा पूर्वी बंगाल के अलोकप्रिय भूतपूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर फुलर, जो 16 अक्टूबर 1905 20 अगस्त 1906 तक पूर्वी बंगाल और असम के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, की हत्या का असफल प्रयास। 1908 खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास। अरबिंदो घोष, बारींद्र कुमार घोष एवं अन्य पर अलीपुर षड्यंत्र कांड का अभियोग चलाया गया। 1908 पुलिन दास के नेतृत्व में ढाका अनुशीलन समिति के सदस्यों द्वारा बारा में डकैती। 1909 कलकत्ता में अलीपुर षड्यंत्र केस से संबंधित सरकारी प्रोसिक्यूटर की हत्या। 1912 रासबिहारी बोस तथा सचिन सान्याल ने भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड हॉडिन के काफिले पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंका। 13 लोग गिरफ्तार। दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। संध्या तथा युगांतर नामक समाचार पत्रों द्वारा क्रांतिकारियों की उक्त गतिविधियों को पूर्ण समर्थन प्रदान किया गया। जतिन दास एवं युगांतर। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मन षड्यंत्र। महाराष्ट्र 1879 वासुदेव बलवंत फड़के के रामोसी कृषक दल द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों का शुभारंभ। 1890 से बाल गंगाधर तिलक ने महाराष्ट्र के लोगों में स्वराज्य के
प्रति आस्था जगाने तथा क्रांतिकारी गतिविधियों को युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने हेतु शिवाजी महोत्सव एवं गणेश महोत्सव प्रारंभ किए। उन्होंने अपने समाचार पत्रों महाराष्ट्र तथा केसरी द्वारा भी क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास किया। 1897 पूना में प्लेग समिति के प्रधान श्री रैंड एवं लेफ्टिनेंट आयस्ट की चापेकर बंधुओं द्वारा हत्या। 1899 विनायक दामोदर सावरकर एवं उनके बड़े भाई गणेश दामोदर सावरकर द्वारा एक गुप्त सभा मित्र मेला की स्थापना। 1904 मित्र मेला का अभिनव भारत में विलय। 1909 अभिनव भारत के एक सदस्य अनंत कान्हेरे द्वारा नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या। पंजाब में क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने में लाला लाजपत राय, अजीत सिंह, आगा हैदर, सैयद हैदर रजा, भाई परमानंद, लालचंद, फलक एवं सूफी अंबा प्रसाद की मुख्य भूमिका रही। विदेशों में क्रांतिकारी गतिविधियां श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदनलाल धींगरा एवं लाला हरदयाल की मुख्य भूमिका। 1905 श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना। इंडिया हाउस से एक समाचार पत्र द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन प्रारंभ किया गया। इंडिया हाउस में ही सावरकर ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी। 1909 मदनलाल धींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी। आर.एस. राणा एवं श्रीमती भीकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने का प्रयास किया। यहां से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का प्रयास। लाला हरदयाल प्रमुख नेतृत्वकर्ता। 1913 में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना। गदर नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन। लाला हरदयाल के अमेरिका से जर्मनी पहुंचने पर क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी। वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय प्रमुख नेता। उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र, भगवान सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्लाह एवं भाई परमानंद द्वारा गदर पार्टी का गठन। गदर आंदोलन, सरकारी अधिकारियों की हत्या, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन। विदेशों में पदस्थ भारतीय सेना के मध्य कार्य करना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु धन एकत्रित करना। ब्रिटेन के सभी उपनिवेशों, न केवल भारत, में एक एक करके विद्रोह प्रारंभ करना। और प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने तथा कामागाटा मारू प्रकरण, सितंबर 1914 से गदर पार्टी की गतिविधियां और तेज हो गईं। The 21st of February 1915 को गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई, किंतु विश्वासघात के कारण ये योजना असफल हो गई। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 में भारत रक्षा अधिनियम बनाया।